जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं श्रीकांत पांडे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ड्रीम वर्ल्ड एकेडमी पर। बच्चों, हम लोग जो है अनसॉल्व सॉल्व कर रहे थे 2022 का चौथा सेट जीके, जिसमें हमने पिछले दो वीडियो में दो पार्ट में उसको सॉल्व किया था और आज इसका तीसरा और फाइनल पार्ट है चौथे सेट का। तो चौथे सेट का जो छठवां क्वेश्चन है उसका ये अथवा है, छठवें की का अथवा। निम्नलिखित को कारण सहित समझाइए। पहला है कि H2O सामान्य ताप पर द्रव है तथा H2S गैस, ऐसा क्यों होता है? तो उसका कारण ये है कि जो जल होता है तो जल के अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। इस तरीके से जल के अणुओं के बीच में क्या पाया जाता है? जल के अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, आपस में एक दूसरे को बांधे रहते हैं। यही कारण है कि ये सामान्य ताप पर द्रव होता है। साधारण ताप पर वो कैसे रहते हैं? पास पास रहते हैं। जबकि H2S में क्या होता है, उनके अणुओं के बीच में कोई हाइड्रोजन बंधन तो पाया नहीं जाता है, और जब उनके बीच में कोई हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है तो उनके अणु दूर दूर रहते हैं, और दूर दूर रहेंगे तो कैसी अवस्था में रहेंगे? ऑब्वियसली गैस की अवस्था में रहेंगे। यही कारण है। दूसरा है इसका, फ्लोरीन को धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है। फ्लोरीन धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था काहे प्रदर्शित करेगा, क्यों करेगा, ये बताइए भाई। इसलिए नहीं करेगा क्योंकि फ्लोरीन जो है इस आवर्त सारणी का, पूरी की पूरी आवर्त सारणी का सर्वाधिक ऋण विद्युतीय तत्व है। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की होती है, वो 4 होती है। इसलिए क्या करता है, ये केवल और केवल एक -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। और जो हैलोजन है वो तो धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। लेकिन फ्लोरीन एकमात्र ऐसा तत्व है आवर्त सारणी में जो केवल -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है और धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित नहीं करता है। कारण वही सर्वाधिक विद्युत ऋणी होने के कारण। अच्छा, फास्फोरस की तुलना में नाइट्रोजन अपेक्षाकृत निष्क्रिय है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि नाइट्रोजन निष्क्रिय और फास्फोरस नाइट्रोजन की तुलना में सक्रिय है। ऐसा क्यों है? अगर हम नाइट्रोजन को देखें तो नाइट्रोजन के अणुओं के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। जो N2 का अणु होता है, इसके अणुओं के बीच में क्या पाया जाता है? ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। और फास्फोरस जो P4 है, इसके अणुओं के बीच में सिग्मा बॉन्ड पाए जाते हैं। ये सब सिग्मा बॉन्ड है। इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर होती है। और सिग्मा बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, अगर हम यहाँ पे देखें तो इस ट्रिपल बॉन्ड में क्या है, एक तो सिग्मा बॉन्ड है और प्लस 2 पाई बॉन्ड है। तो केवल सिग्मा बॉन्ड है यहाँ पर, तो इसके अणुओं को तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जबकि नाइट्रोजन में एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं, इसको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो कारण सीधा सीधा हो गया कि नाइट्रोजन की बंध वियोजन ऊर्जा अधिक होती है। फास्फोरस के परमाणु के बीच में जो बंध बने होते हैं उनकी बंध वियोजन ऊर्जा कम होती है। इसी वजह से नाइट्रोजन जो है फास्फोरस की तुलना में कम सक्रिय है। अब ये आपका ये हो गया पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। समूह 15 के सभी तत्वों के हाइड्राइडों में BiH3 सर्वाधिक प्रबल अपचायक है। उसका कारण क्या है? देखिए, BiH3 यानी ऊपर से नीचे जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या होता है, Bi का आकार अपने वर्ग में सबसे बड़ा होता है। तो आकार बढ़ने के कारण क्या हो जाता है, आकार बढ़ने के कारण उनकी बंध की लंबाई बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन ये आसानी से निकाल लेता है। तो ग्रुप 15 में जब नीचे चलते हैं तो उनके हाइड्राइडों में से हाइड्रोजन को निकालने की क्षमता, यानी हाइड्रोजन को छोड़ने की क्षमता बढ़ती जाती है। और जो अमोनिया होती है NH3 इसी ग्रुप का, तो वो तो बिल्कुल ही अपचायक होती ही नहीं है, क्योंकि वो अपने हाइड्रोजन को छोड़ती ही नहीं है। इसमें क्या है, जो BiH3 है ये आसानी से हाइड्रोजन निकालता है अपने ग्रुप के अन्य हाइड्राइडों की तुलना में, और यही कारण है कि यह अपने ग्रुप में सबसे प्रबल अपचायक होता है। राइट। इसके बाद इन्होंने कहा है कि उत्कृष्ट गैसों का क्वथनांक कम होता है। देखिए, उत्कृष्ट गैसें एक तो निष्क्रिय होती हैं, और सबसे बड़ी चीज ये एक परमाणुविक होती हैं। कैसी होती हैं? एक परमाणुविक होती हैं।
और इस एक परमाणुक होने के कारण उनके परमाणुओं के बीच में केवल दुर्बल वंडर वाल्स बल या जिन्हें हम प्रक्षेपण बल कहते हैं वो पाए जाते हैं। इस कारण से ये बहुत कम ताप पर उबलने लगती हैं या बहुत कम ताप पर ही द्रव अवस्था में आ जाती हैं, और इसी कारण जो अक्रिय गैसें होती हैं इनके क्वथनांक और गलनांक निम्न होते हैं। इसी कारण से अक्रिय गैसों के क्वथनांक और गलनांक निम्न होते हैं। तो इस तरीके से ये आपके छठवें का जो अथवा है इसमें 5 क्वेश्चन एक एक नंबर के पूछे गए हैं। 5 नंबर का ये प्रश्न है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब है छठवें का खा पाठ। ईथर की एल्किल हैलाइड से विरचन की विधि, रासायनिक समीकरण सहित लिखिए और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया तथा नाइट्रीकरण अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो ईथर एल्किल हैलाइड से बनाने के लिए एक विधि है जिसको हम लोग विलियमसन संश्लेषण विधि कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एथिल ब्रोमाइड ले लिया, एथिल ब्रोमाइड C2H5Br, एथिल ब्रोमाइड ले लिया। इसकी जो अभिक्रिया है हम सोडियम एथॉक्साइड के साथ करवाएंगे। किसके साथ करवाएंगे? सोडियम एथॉक्साइड के साथ करवाएंगे। तो NaOC2H5, C2H5ONa होता है सोडियम एथॉक्साइड। तो जब इसकी अभिक्रिया करवाएंगे तो ये NaBr निकल जाएगा और हमें मिल जाएगा C2H5O C2H5, इसको कहते हैं डाई एथिल ईथर, और प्लस NaBr। इस तरीके से हमारा विलियमसन संश्लेषण विधि द्वारा एथिल ब्रोमाइड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इन्होंने पूछा है कि समीकरण तो लिख ही दिया है और फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया का फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया तथा नाइट्रीकरण अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया पिछले सेट्स में भी हम कई बार बता चुके हैं आप लोगों को, और ये जो हमने आज समीकरण लिखा है इसका जो हमने जो पूरा सेट सॉल्व किया है उसका लिंक हमने PDF फाइल बना के YouTube में इसी में डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप चाहें तो वहाँ से जाकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं और लिख सकते हैं किस तरीके से वो लिखा गया है। एग्जाम में जिस तरीके से लिखा है उस तरीके से हमने उसको लिख दिया है। यहाँ पर हमारा काम समझाने का है जो कि हम लोग कर ही रहे हैं। अब है क्या, अब इन्होंने कहा है कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया बता चुके हैं लेकिन फिर भी देख लीजिए। जो बेंजीन होती है, वैसे तो बहुत सारे एरोमेटिक यौगिक होते हैं जिनमें फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया हो सकती है। बेंजीन की अभिक्रिया हम CH3Cl से करवाएं, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अगर हम ये अभिक्रिया करवाएं तो हमें प्राप्त होगा जाके टालवीन प्राप्त होगी और HCl ये हमारा निकल जाएगा। देखिए, किसी भी एरोमेटिक वलय में किसी एल्किल ग्रुप को जुड़वाना या एल्किल ग्रुप को जोड़ना फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के द्वारा ही संभव होता है। तो कोई भी एल्किल हैलाइड ले लें हम, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में किसी एरोमेटिक वलय में हम एल्किल ग्रुप प्रवेश करा सकते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के द्वारा। हो सकता है हम यहाँ पर फिनॉल लेते तो यहाँ पर OH भी लगा होता आर्थो स्थान पे, आर्थो और पैरा डेरिवेटिव हमें मिल जाते, या यहाँ पर क्लोरोबेंजीन होती तब भी CH3 ग्रुप आर्थो और पैरा स्थान पर पहुंच जाता। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया को हम पिछले सेट्स में भी करवा चुके हैं। अब ये है नाइट्रीकरण। तो नाइट्रीकरण बड़ा सिंपल है, बेंजीन का ही देख लो। इसकी अभिक्रिया कंसंट्रेटेड HNO3 से करवा दो, इसको गर्म कर दो कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ। तो क्या होगा जाके, इसको 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करेंगे तो हमें प्राप्त होगी नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, अगर इसी को हम काय के साथ गर्म कर दें, सल्फ्यूरिक, इसमें नाइट्रीकरण की एक और शर्त होती है, कंसंट्रेटेड H2SO4 और होता है। अगर यही सेम शर्तें ये वाली कंसंट्रेटेड HNO3
और कंसनट्रेटेड H2SO4 फिर से डालें और 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करें तो क्या होगा जाके, तो हमें मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन मिलेगी। आने वाला जो NO2 समूह है वो मेटा स्थान पर जाएगा, क्योंकि NO2 समूह जो बेंजीन रिंग पे जुड़ा होता है ये मेटा डायरेक्टिव होता है। ठीक है, अब इसी का एक बार फिर से नाइट्रीकरण कर दें और ज़्यादा गर्म करें उच्च ताप पे, तो देखिए क्या मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 2,4,6 ट्राई नाइट्रो बेंजीन, यानी एक नाइट्रो समूह इस स्थान पर और आ जाएगा। तो इसको हम कहेंगे 2,4,6, सॉरी 2,4 नहीं कहेंगे, 1,3,5 कहेंगे इसको। 1,3,5 ट्राई नाइट्रो बेंजीन। तो यहाँ पर आपका छठवें का खा पार्ट भी पूरा हो गया। देख लीजिए इसको, ये विलियमसन संश्लेषण से ईथर बन जाएगा, ये टालवीन बनने की जो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया है वो हो गई जाके, और ये नाइट्रीकरण हो गया। इतने से आपको 5 अंक मिल जाएंगे। अब छठवें का खा पार्ट है, आपको कन्वर्जन करना है, केवल समीकरण लिखने कैसे प्राप्त करोगे, ये भी 5 अंक का प्रश्न है। तो पहला है एथिल एल्कोहल से ईथर। तो देखिए पहला और ये तीसरा एक साथ समझते हैं, ये दोनों निर्जलीकरण हैं। एल्कोहलों के निर्जलीकरण से ईथर भी बनते हैं और एल्कोहलों के निर्जलीकरण से ये तुम्हारा क्या नाम एथीन भी बनती है, यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी बनते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, जैसे ये हमने लिया है एथिल एल्कोहल से ईथर, तो C2H5OH ये हमारा एथिल एल्कोहल का एक अणु हुआ, प्लस दूसरा अणु हमने इसको शीशा दिखाया, मिरर दिखाया, उल्टा करके लिख दिया, और कंसंट्रेटेड H2SO4 ये निर्जली कारक का कार्य करता है, इसके साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे। कितने? 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो बीच से जल का अणु निकल जाएगा और C2H5 प्लस H2 ये आपका हो गया डाई एथिल ईथर। ये हुआ आपका पार्ट फर्स्ट। ठीक है, मतलब एल्कोहल को अगर शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करेंगे तो हमें डाईएथिल ईथर प्राप्त होगा। और जब यही कंडीशन हम क्या करते हैं, केवल यहाँ पर टेम्परेचर बदल दें और हम एल्कोहल को, ये थर्ड पार्ट बता रहे हैं, एल्कोहल को वही एथिल एल्कोहल है और वही कंसंट्रेटेड H2SO4 है, बस हमने क्या किया, ये 140 की जगह पे 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर दिया। तो जल अणु यहां भी निकलेगा, यहां पर एक H यहां से OH और यहां से H, पहले वाले नंबर वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाएगा और दूसरे वाले कार्बन से OH निकल जाएगा और बन जाएगा हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, ये आपकी हो गई एथीन। तो अगर हम 140 तक गर्म करेंगे तो हमें ईथर मिलेगा, 170 तक गर्म करेंगे तो हमें एथीन बनेगी। अच्छा, अब बीच में ये जो दूसरा छूट गया था इसको भी निपटा देते हैं। तो दूसरा देखिए क्या है, इन्होंने कहा है कि फिनॉल से बेंजीन कैसे बनाएंगे। तो ये रहा हमारा फिनॉल, बेंजीन के सर पे OH लगा होता है, इसको हम जिंक डस्ट के साथ गर्म करना है, जिंक चूर्ण के साथ हमें क्या करना है, गर्म करना है। तो जिंक ऑक्साइड हमारा हट जाएगा और बेंजीन हमें प्राप्त हो जाएगी। ये हमारी बेंजीन हो गई और जिंक ऑक्साइड हट गया। तो 1 2 3 हो गया। चौथा है फिनॉल से नाइट्रिक अम्ल। फिनॉल से नाइट्रिक अम्ल नहीं होगा, कुछ और होगा। क्वेश्चन में क्या है,
फिनॉल से यहां पर है पिक्रिक अम्ल। पिक्रिक अम्ल तो ये भी हम लोग पहले सॉल्व कर चुके हैं। तो फिनॉल से पिक्रिक अम्ल कैसे बनता है? देखिए फिनॉल को बच्चा हमने लिया, बेंजीन रिंग के सर पे OH चढ़ जाएगा और प्लस इसका हमने क्या कर दिया, नाइट्रिक कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4। इसमें मैं कंसंट्रेटेड नाइट्रिक अम्ल और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ फिनॉल को हम गर्म करेंगे तो हमारा पिक्रिक अम्ल, जिसे हम लोग 2,4,6 NO2 और NO2 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल भी कहते हैं। जो पिछले सेट हम लोग कर चुके हैं उनमें ये 2-3 बार हम लोग बना चुके हैं। इसको क्या कहते हैं, पिक्रिक अम्ल। एक विस्फोटक होता है, ठीक है। यहाँ पर फिनॉल में नाइट्रिक अम्ल की बजाय क्या लिख लेना है, पिक्रिक अम्ल लिख लेना है। तो यहां से हमारा ये पिक्रिक अम्ल बन गया। अब आइसोप्रोपिल अल्कोहल से एसीटोन, ये भी बड़ा आसान है। आइसोप्रोपिल अल्कोहल का सूत्र हमें पता हो। देखिए आइसोप्रोपिल अल्कोहल का सूत्र होता है CH3 का होल ट्वाइस CHOH। ये हमारा है आइसोप्रोपिल अल्कोहल। इसको हम क्या कहते हैं, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ठीक, तो इस आइसोप्रोपिल अल्कोहल को क्या करेंगे हम, कॉपर के साथ, काय के साथ, कॉपर के साथ, कॉपर धातु होती है, 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर देंगे। कॉपर धातु के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म कर देंगे तो क्या होगा, ये H और ये H, हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा और हमको मिल जाएगा CH3। देखो यहाँ का हाइड्रोजन निकल गया तो C डबल बॉन्ड O प्लस H2, हाइड्रोजन निकल गया, हमें क्या मिल गया, एसीटोन मिल गया। और जैसे ही आप ये समीकरण लिखेंगे 5, आपको यहाँ से एक एक करके 5 अंक मिल जाएंगे बड़े आराम से, है ना। अब इसका हम लोग अथवा सॉल्व करेंगे। अब इसी का जो अथवा है, छठवें के खा का अथवा, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्या है। क्लोरोबेंजीन के हैलोजनीकरण, हैलोजनन लिखा है, इसको हैलोजनीकरण कहते हैं, सल्फोनीकरण और नाइट्रीकरण और इसमें है हैलोजनीकरण, सल्फोनीकरण और नाइट्रीकरण के समीकरण लिखिए। तो देखिए जो आपके एल्किल हैलाइड होते हैं उनकी जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं। मतलब उसमें हटने वाला जो समूह होता है या परमाणु होता है वो नाभिक स्नेही होता है और जुड़ने वाला भी समूह नाभिक स्नेही होता है। लेकिन ये जो एरोमेटिक की होती हैं, एरोमेटिक जो हैलोजन होते हैं डेरिवेटिव, यानी कि एरेल हैलाइड होते हैं, उनकी जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं वो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं। यानी कि इसमें एक ग्रुप जो हटता है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है, जो जुड़ता है वो भी इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है। तो एरोमेटिक हैलोजन यौगिकों की जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं, जो बेंजीन रिंग से जुड़े हैलोजन परमाणु होते हैं, जो एरिल हैलाइड होते हैं, उनकी जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं वो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कैसी होती हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। देखिए जैसे इन उदाहरणों से समझ में आएगा। जैसे क्लोरोबेंजीन का इन्होंने पूछा है, क्लोरोबेंजीन एरिल हैलाइड है, ये रहा आपका क्लोरोबेंजीन। इसका क्या करवा रहे हैं, हैलोजनीकरण, यानी कि इसकी क्लोरीन से अभिक्रिया करवा रहे हैं। हैलोजन वाहक निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। तो क्या होगा, इसमें से एक H प्लस हटेगा और Cl इससे क्लोरीनियम आयन जोड़ेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, आर्थो स्थान पर Cl जुड़ जाएगा क्योंकि ये Cl क्या है, आर्थो पैरा डायरेक्टिव है, प्लस पैरा स्थान पर Cl जुड़ जाएगा। तो आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन ये हो गया और ये हो गया पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। इसी तरीके से जब हम नाइट्रीकरण करवाएंगे, सेकंड पार्ट लेते हैं इसका, नाइट्रीकरण, तो क्लोरोबेंजीन की हम कैसे अभिक्रिया करवाएंगे,
क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया हम HNO3 से करवाएंगे, कंसंट्रेटेड HNO3 से करवाएंगे H2SO4 की उपस्थिति में। निर्जलीय कारक होता है कंसंट्रेटेड H2SO4, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में करवाएंगे तो ये होगी 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो हमें मिलेगा नाइट्रो ऑर्थो स्थान पर, इसको कहेंगे आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन और पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। ये आर्थो प्रोडक्ट हो गया और ये आपका हो गया पैरा प्रोडक्ट। आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन और पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन हमें मिलती है। फाइनल मैंने पूछा है सल्फोनीकरण, तो सल्फोनीकरण के लिए क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन लिया और इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ गर्म कर दिया, तो क्या होगा, तो होगा ऑर्थो स्थान पर SO3H जुड़ेगा प्लस पैरा स्थान पर SO3H जुड़ेगा। तो इसको कहेंगे ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल और इसको कहेंगे पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। इसको क्या कहेंगे, ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, और ये आपका हो गया पैरा क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। अब जो है सातवें का अथवा, तो ये रिएक्शंस पूछे गए हैं, केवल समीकरण लिखने, ये भी 5 अंक का होता है। आप पहले वाला कर लेते चाहे ये कर लें। तो देखिए इसमें वही समीकरण जो पिछले वाले में थे। एथिल ब्रोमाइड की सोडियम एथॉक्साइड से अभिक्रिया करवाते हैं, तो अभी हमने विलियमसन संश्लेषण बताया था। तो एथिल ब्रोमाइड आपका ये C2H5Br अभी करवाया था हमने, ये पिछले में ही, प्लस सोडियम एथॉक्साइड, उसको हम उल्टा करके लिख ले रहे हैं NaOC2H5, ये अभिक्रिया हम करवा रहे हैं। तो हमारा होगा क्या, ये NaBr यहाँ से पहले भी अभी हमने निकाला था, ईथर बनाने की विधि इन्होंने भी पूछी थी। तो C2H5O C2H5 प्लस NaBr, ये विलियमसन संश्लेषण विधि है, ईथर बनाने की। वही बार बार अगर आप सही से अगर आप सेट कर लेंगे ना, तो बार बार वही प्रश्न रिपीट होंगे। 1 साल के सेट करने के बाद फिर आगे जब आप करेंगे तो ज्यादातर आपके क्वेश्चन आपके रिपीट होते हुए मिलेंगे। 2 साल के 2022 और 21 के कर लेंगे, तो जब आप फिर 20 के करेंगे ना जाके, तो आपको पूरे क्वेश्चन वही, आप ये मान लो 70% क्वेश्चन रिपीट मिलेंगे और बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो अब है अगला, दूसरा है इसमें, ये तो ही गया क्लोरोबेंजीन की नाइट्रिक अम्ल से, ये भी अभी करवाया था, नाइट्रिकरण करवाया था क्लोरोबेंजीन का। तो आर्थो पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बनता है। इसकी कंसंट्रेटेड HNO3 से अभिक्रिया करवा रहे हैं, नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो ये आर्थो पैरा डायरेक्टिव है। तो अभी पिछले इसी के पहले जो अभी हमने करवाया था, उसमें आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन और पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन का मिश्रण हमें मिलता है, ये भी हो गया। क्लोरोबेंजीन की जलीय QH के साथ अभिक्रिया, वैसे तो जो क्लोरोबेंजीन होती है वो मोस्टली इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देती है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में, जैसे ये उच्च ताप और उच्च दाब लगा दिया, बहुत उच्च ताप और बहुत उच्च दाब पर ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दे देती है। किस तरीके से, देखिए ये हमने लिया क्लोरोबेंजीन, ये हमारा क्लोरोबेंजीन हो गया। इसकी अभिक्रिया हम करवा रहे हैं एक्वस KOH से। एक्वस KOH, ये NaOH लिया है तो NaOH से करवा सकते हैं। जलीय NaOH से हमने इसकी अभिक्रिया कराई, बस हमने कंडीशन क्या लगाई है, 623 केल्विन तो हमने ताप लगाया है और 300 एटमॉस्फेयर दाब लगाया है। इससे क्या होगा, ये आपका Na और ये Cl निकल जाएगा और हमें फिनॉल भैया मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, फिनॉल प्लस NaCl, फिनॉल मिल जाएगा। तो ये देखिए Cl माइनस हटा, OH माइनस जोड़ा,
तो ये आपकी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। तो एरोमेटिक हैलोजन कंपाउंड जो होते हैं वो भी, एरिल हैलाइड भी विशेष परिस्थितियों में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया दे देते हैं। ये आपका फिनॉल हो गया। अब क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता, अभी ठीक पहले हमने बताया था सल्फोनिक अम्ल, इसी से पहले वाले में। तो ऑर्थोक्लोरोबेंजीन कर दे रहे, रिपीट करे दे रहे, दोबारा देख लीजिए, आपको याद आ जाएगा। H2SO4 से अभिक्रिया करवाएंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ गर्म करेंगे। तो ऑर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, जस्ट अभी आपको सुनने से ही लग रहा होगा कि अभी अभी हमने रिपीट इसको किया है, ठीक इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग इसको सॉल्व कर रहे थे। ये आर्थो प्रोडक्ट हो गया, ये पैरा प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। ये तुम्हारे 4 हो गए। अब ये देखिए 5वां, एथिल क्लोराइड की जलीय KOH से, तो ये रहा आपका एथिल क्लोराइड C2H5Cl, ये एथिल क्लोराइड है। कैसे क्रिया करवा रहे हैं? KOH, जलीय KOH से। सो सिंपल, इससे सरल कोई अभिक्रिया हो ही नहीं सकती। तो C2H5OH प्लस KCl। इस तरीके से जहां जैसे ही आपने 5 ये समीकरण लिखे, आपके 5 नंबर पूरे। ये सबसे सरल है। ये तुम्हारी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई है, सॉरी, ये तुम्हारी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई, और ये भी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। विशेष परिस्थितियों में देते हैं, ये इसीलिए पूछा ही है क्योंकि सामान्यतया ये अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं देते हैं। विशेष परिस्थितियों में टेम्परेचर हमने बढ़ाया और प्रेशर भी बढ़ाया है, ठीक है। अब 7वें का खा पार्ट है। इसमें उन्होंने पूछा एल्डिहाइड बनाने की कोई 2 विधियां लिखी है, उनके रासायनिक समीकरण लिखिए, और साथ ही इन्होंने पूछा है कि एल्डिहाइड की टॉलिन अपकर्मक और फैलिक विलयन से क्या क्रिया होती है। तो एल्डिहाइड, कोई भी एल्डिहाइड बनाए तो हमारे लिए चॉइस दे रखी है। तो देखिए, कोई भी एल्डिहाइड बनाना हो तो हम सामान्य समीकरण लेंगे। तो सबसे पहली चीज, जैसे एल्कोहल, कोई भी प्राथमिक एल्कोहल लें, उसका अगर हम ऑक्सीकरण करें तो हमें एल्डिहाइड मिल जाता है, कोई भी प्राथमिक एल्कोहल। तो कोई भी प्राथमिक एल्कोहल, मान लीजिए ये है RCH2OH, ये हमने लिया, इसका हमने कर दिया ऑक्सीकरण अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा, K2Cr2O7 प्लस H2SO4, इसके द्वारा हमने ऑक्सीकरण कर दिया। तो क्या होगा, यहां से एक H और यहां से एक H और ये OH2O निकल जाएगा, और ये आपका हो जाएगा RCH2 प्लस H2O। यानी प्राथमिक एल्कोहल का हम अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के द्वारा ऑक्सीकरण करेंगे तो हमें एल्डिहाइड मिलेगा। अब यहाँ R की जगह मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हम CH3 ले ले रहे हैं, CH3CH2OH प्लस हमने किया ऑक्सीकरण, सेम रिएक्शन ऊपर वाली CH3CHO बन गया प्लस H2O, ऐसे टेल्डिहाइड। तो ये आपका एस्टेली वही सेम, वही HO और H2O निकल जाएगा। ये तो एक हो गई। दूसरा इन्होंने और पूछा कि एक और बताओ, एक से काम नहीं चलेगा, 2 बताओ। तो 2 बता दे रहे, उसमें क्या है, देखिए, किसी भी प्राथमिक एल्कोहल की वाष्प को अगर हम 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर कॉपर धातु पर प्रवाहित करेंगे तो हमें एल्डिहाइड मिल जाएगा। इसको, इस अभिक्रिया को कहते हैं विहाइड्रोजनीकरण। तो फिर वही ऊपर देखिए, CH2OH, हमने कोई एल्कोहल ले लिया, ये 1 डिग्री एल्कोहल है, ये 1 डिग्री एल्कोहल। इसको हमने क्या किया, कॉपर, इसकी वाष्प को, एक्चुअल में इसकी वाष्प को 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो कॉपर पर प्रवाहित किया। तो उसमें तो क्या होता था, H2O निकलता था, यहाँ से H2 निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, RCHO प्लस H2, इसमें H2 गैस निकल जाएगी। तो ये भी आपका एल्डिहाइड बन गया। ये दूसरी विधि होगी। अगर हम R की जगह CH3 लगा देंगे तो हमें मिल जाएगा एस्टेल्डिहाइड, और R की जगह हम और कुछ लगा देंगे, C6H5 लगा देंगे तो हमें बेंजल्डिहाइड मिल जाएगा, राइट। अब ये कह रहे हैं टॉलिन अपकर्मक। तो अब इसकी जो प्रॉपर्टीज में है, इन्होंने कहा कि पहले टॉलिन अपकर्मक से क्रिया करता है। तो देखिए, टॉलिन अपकर्मक से भी ऑक्सीकरण होता है और
फैलिंग विलयन से भी ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, तो टॉलिन अपकर्मक क्या होता है? अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट होता है। तो टॉलिन अपकर्मक को ये मान लीजिए एस्टेल्डिहाइड है CH3CHO, इसकी अभिक्रिया हम टॉलिन अपकर्मक से करवा रहे हैं, तो ये क्या करेगा? CH3COOH एसिटिक एसिड में ऑक्सीकृत हो जाएगा, प्लस में बनाएगा रजत दर्पण। और दूसरा ये कह रहे हैं कि अगर फैलिंग विलयन से अभिक्रिया हो, फैलिंग विलयन भी दुर्बल ऑक्सीकारक होता है, तो फैलिंग विलयन भी ऑक्सीकृत कर देगा इसको। तो CH3CHO और फैलिंग विलयन में क्या होगा? क्यूप्रस ऑक्साइड होता है। फैलिंग ए और फैलिंग बी जब हम मिलाते हैं तो हमें क्यूप्रस ऑक्साइड प्राप्त होता है। इस क्यूप्रस ऑक्साइड से जब ये क्रिया करेगा तो खुद क्या करेगा? CH3COOH एसिटिक अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाएगा, और साथ में हमें क्या मिलेगा? क्यूप्रिक ऑक्साइड लाल रंग का। कैसा? इसको देखो काले से लिख दिया हमने, ये कैसा होगा? लाल रंग का बन जाएगा, और यहाँ भी एसिटिक अम्ल बनेगा। तो इसको डिटेल में लिखेंगे। लिखने का तरीका किस तरीके से है वो हमने इसके वीडियो के लिंक में डाल दिया है, वहां से डाउनलोड करो, आराम से पढ़ो, लिखो। ठीक है, तो ये आपका हो गया एल्डिहाइड बनाने की 2 विधियों के रासायनिक समीकरण देते हुए लिखिए। अब इन्होंने कहा है निम्नलिखित का वर्णन करिए। ये तुम्हारी ये वाला दिया है 2 नंबर का, और ये वाला दिया है 3 नंबर का। तो एक है आपकी कैनिजारो अभिक्रिया और एक है क्रॉस एल्डोल संघनन। कैनिजारो अभिक्रिया और एल्डोल संघनन दोनों में NaOH से अभिक्रिया होती है। कैनिजारो अभिक्रिया में क्या होती है? वे एल्डिहाइड, केवल एल्डिहाइड की बात हो रही, कीटोन्स की बात नहीं हो रही। वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा H एटम नहीं होता है, वो NaOH के साथ क्रिया करके एक एल्कोहल और एक अम्ल लवण बनाते हैं। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया NaOH के साथ अभिक्रिया होती है तो मैथिल एल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट बनता है, तो ये कैनिजारो अभिक्रिया हो गई। या फिर बेंजेल्डिहाइड की अभिक्रिया करवाएं तो बेंजिल एल्कोहल और सोडियम बेंजोएट बनता है। ठीक है, और एल्डोल संघनन क्या होता है? वे एल्डिहाइड या कीटोन दोनों, वे एल्डिहाइड या कीटोन दोनों जिनमें अल्फा H एटम होता है, NaOH के साथ अभिक्रिया करके एक योगात्मक यौगिक बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एल्डोल कहते हैं। ठीक है, और क्रॉस एल्डोल संघनन में क्या होता है कि अलग अलग एल्डिहाइड, ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा H एटम तो हो और एक दूसरा एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें अल्फा H एटम हो, तो वो क्रॉस एल्डोल संघनन होता है। तो ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर हमें लगता है पूछा गया है, तो इसको हम लोग करते हैं फिर इसको करते हैं। तो सबसे पहले है कैनिजारो अभिक्रिया, जिसमें हमने बताया कि जिसमें अल्फा H एटम नहीं होता है। तो जैसे फॉर्मेल्डिहाइड में नहीं होता है, तो 2HCHO ये NaOH के साथ अभिक्रिया करता है। क्या के साथ? NaOH के साथ। तो जब NaOH के साथ अभिक्रिया करेगा तो एक तो हमें मैथिल एल्कोहल मिलेगा CH3OH प्लस HCOONA सोडियम फॉर्मेट, ये आपका है सोडियम फॉर्मेट, और ये है मैथिल एल्कोहल। ये मैथिल एल्कोहल हुआ और ये सोडियम फॉर्मेट। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? कैनिजारो अभिक्रिया। इसमें जो बेंजेल्डिहाइड होता है वो भी कैनिजारो अभिक्रिया देता है, क्योंकि इसमें अल्फा H एटम नहीं है, क्योंकि अल्फा कार्बन ही नहीं है। इसको हम पिछले वाली साइड में डिटेल में पढ़ा चुके हैं, कैनिजारो को और एल्डोल संघनन को भी। अब दूसरा है आपका क्रॉस एल्डोल संघनन। तो जिनमें अल्फा H एटम होता है वो एल्डिहाइड कीटोन NaOH के साथ अभिक्रिया करके योगात्मक यौगिक बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है? क्रॉस एल्डोल संघनन हो रहा है, यानी कि डिफरेंट एल्डिहाइड या एक एल्डिहाइड और एक कीटोन। जैसे मान लीजिए एक कीटोन हमने लिया CH3COCH3, ठीक है, और एक एल्डिहाइड लिया CH3CHO। इन दोनों में अल्फा H एटम है, इसमें 3 अल्फा H हैं और इसमें 6 अल्फा H हैं। जो CO समूह होता है उससे जुड़े कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन, और उस पर जो हाइड्रोजन होते हैं उसको हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। इसमें भी CO समूह है, इससे ये अल्फा हो गया, तो इस पे जो हाइड्रोजन है वो अल्फा H है। तो क्रॉस में क्या है? डिफरेंट एल्डिहाइड है या डिफरेंट
डिफरेंट कीटोन है या एक एल्डिहाइड एक कीटोन है, तो जब इनको अभिक्रिया कराएंगे तो 4 तरीके से अभिक्रिया होगी। 4 तरीके से अभिक्रिया होगी। कैसे होगी आओ देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमने लिया एसीटोन CH3 डबल बॉन्ड O CH3, ठीक, और साथ में क्या किया CH3 CHO एस्टेल्डिहाइड, यानी इसका H इसके साथ जाएगा और ये बनाएगा जाके, ये वाला जो H है ये यहाँ पर चला जाएगा और ये यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो ये एल्डोल बन जाएगा CH3COH CH2 CHO CH3। एक तो प्रोडक्ट ये इस तरीके से बन सकता है, ठीक है। दूसरा हो सकता है, दूसरे में ये तो नंबर 1 हो गया। अब नंबर 2 तरीके से कैसे जुड़ सकता है, ये CH3 CHO को हम पहले लिख रहे हैं, CH3 CHO को O को हमने डबल बॉन्ड कर दिया और ये H कर दिया, ठीक। प्लस हमने क्या किया, अब एसीटोन को लिख रहे हैं, तो CH3 CO CH3, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये वाला H यहाँ पर जा रहा है और ये इससे जुड़ जाएगा, तो देखिए डिफरेंट प्रोडक्ट बनेगा जाके CH3COH H CH2CO CH3, ये दूसरा हो गया। ये कैसा हो गया दूसरा, एक ये उत्पाद बन सकता है, एक ये बन सकता है। अब जरूरी नहीं कि डिफरेंट डिफरेंट ही लगे, हो सकता है जब आपने ये दोनों लिए हैं तो हो सकता है 2 एल्डिहाइड आपस में जुड़ जाए, यानी तीसरी कंडीशन ये होगी जाके आपकी एल्डिहाइड एल्डिहाइड आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड O CH3 CHO, ठीक। अब इसमें से क्या हो गया, ये H यहाँ चला जाएगा तो आपको एक अलग प्रोडक्ट प्राप्त होगा, CH3 CH ऊपर OH CH2 CHO, ये तीसरे तरीके से जोड़ सकते हैं। और चौथा क्या हो सकता है, दोनों कीटोन हो जाए, एक एल्डिहाइड कीटोन था फिर कीटोन एल्डिहाइड था, फिर दोनों एल्डिहाइड हो गए, फिर दोनों कीटोन हो गए। कैसे, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH3CO CH3। अब इसमें क्या होगा, ये वाला H यहाँ चला जाएगा, तो आपका देखो बिल्कुल चौथा अलग तरीके से CH3 COH नीचे CH3 और सामने CH2 CO CH3, ये चौथा योगात्मक एल्डोल हमें प्राप्त होगा। यानी कि क्रॉस्ड अगर एल्डोल, अलग अलग एल्डिहाइड और कीटोन अगर हम लेंगे तो 4 तरीके के उत्पाद हमें प्राप्त हो सकते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। तो भैया इस तरीके से ये चौथा सेट आपका समाप्त हो गया। अब अगले सेट में, 5वें सेट में हम लोग अगले वीडियो में इसको सॉल्व करेंगे। तब तक फिर वही बात, तैयारी करते रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए। अगर अच्छा लग रहा हो हमारा वीडियो, पढ़ रहे होगे तो अच्छा लग ही रहा होगा, तो लाइक कर दीजिए, पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। पूरा सेट हमने सॉल्व करके इसके लिंक में डाल दिया है, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो वहां से जाके देख लीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।